गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रशिक्षणार्थियों, BA B.Ed, BSc B.Ed, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक एवं सांवेगिक लैंगिकता का विकास। सामाजिक और सांवेगिक दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के संग होने वाले दुर्व्यवहार की पहचान आज हम करेंगे। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे समाज में महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान कर रखा है और उनकी समाज में स्थिति दोयम दर्जे की है और महिलाओं को कमज़ोर और महिलाओं को हीन समझा जाता है। हमारे समाज में महिलाओं के लिए कुछ दायरे हैं, कुछ सीमा हैं और ये कह लीजिए उनके ऊपर कुछ सामाजिक प्रतिबंध हैं। उन दायरों में रहना, उन प्रतिबंधों का सामना करना उनके जीवन का, उनकी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा है। प्रशिक्षणार्थियों, पढ़ने, विवाह करने, आने जाने, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अभी तक उनके पास में कोई अधिकार नहीं है। उनको कहीं आना जाना है तो परिवारजनों से अनुमति लेनी पड़ती है। उनको कोई सामाजिक क्रियाकलाप हैं तो भाग लेने के लिए उनको स्थान मिलता है दूसरा। सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं, पारिवारिक निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं, वो विवाह करने की ना करने की सोच भी नहीं सकती। उनके लिए विवाह ना करना चाहती हैं तो वो अपने उद्गार, अपने विचार नहीं रख सकती। उनके लिए अधिकार ही नहीं दिया हमारे समाज ने कि वो अपने ख्यालात ये रख सकती हों कि उनको विवाह नहीं करना। और तो और एक अजनबी से भी उनका विवाह कर दिया जाता है जिसको वो दूर दूर तक जानती भी नहीं। प्रशिक्षणार्थियों, उनको पढ़ने के लिए वो अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं और पढ़ना चाहती हैं तो आप जानते हैं कि पहले उसका विवाह किया जाता है और उसकी पढ़ाई से उसको वंचित कर दिया जाता है। ये हमारे सामाजिक दुर्व्यवहार है। महिलाओं से सामाजिक दुर्व्यवहार क्यों? तो महिलाओं से सामाजिक दुर्व्यवहार की पहचान करा देता हूं। महिलाओं से सामाजिक दुर्व्यवहार की पहचान। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के शिक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य, उनके आर्थिक हितों की कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। ना उनकी शिक्षा को लेकर, ना उनके स्वास्थ्य को लेकर, ना उनके आर्थिक स्थिति को लेकर सामाजिक रूप से उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उनको महज एक भोग विलास की वस्तु, एक मनोरंजन का साधन माना जाता है कि महिलाएं मनोरंजन का साधन हैं, भोग विलास की वस्तु हैं और उनको पर्दे में रखा जाता है, उनका बाल विवाह कर दिया जाता। और छोटी उम्र में अगर कोई विधवा भी हो गई है तो उसके पुनर्विवाह को नहीं किया जाता। विधवाओं को हे दृष्टि से माना जाता है, विधवाओं को सामाजिक रूप से हीन समझते हैं और विधवाओं के संग ऐसा व्यवहार किया जाता है कि वो चाहे छोटी उम्र में हो फिर भी उसके साथ उसका विवाह नहीं किया जाता। विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं करने का भी अधिकार से वंचित कर रखा है महिलाओं को। प्रशिक्षणार्थियों, वो अगर कोई परिवार में पति से अनबन हो गई है और पति से नहीं बन पा रही है और महिला ने तलाक ले लिया है, ऐसी स्थिति में परिवारजनों के द्वारा सामाजिक रूप से उस महिला को हीन समझा जाता है, हे दृष्टि से देखा जाता है। ये आर्थिक अधिकार नहीं मिलना, ये सब कुछ
ना शिक्षा का अधिकार, ना स्वास्थ्य का अधिकार, ना स्वतंत्रता का अधिकार, ना समानता का अधिकार। ये सारी की सारी दशाएं हैं, ये सारी की सारी स्थितियां हैं। इनकी पहचान की जा सकती है कि ये महिलाओं के साथ में होने वाला दुर्व्यवहार है। महिलाओं से सामाजिक दुर्व्यवहार इस प्रकार से होता है। अब इसकी पहचान के लिए क्या है? भेदभाव। ये आपको परिवार से ही इसकी नींव रख दी जाती है। ये भेदभाव आपको परिवारों में देखने को मिल जाएगा। बेटे को श्रेष्ठ माना जाता है, बेटियों को हीन माना जाता है। पुत्रों के लिए खान पान अच्छा, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल, और पुत्रियों के लिए ये हमारे समाज में कोई महत्व नहीं रखता कि उनकी शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाए, उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को संभाला जाए। नहीं, दहेज एक दानव के रूप में इन महिलाओं के सामने खड़ा रहता है और आए दिन उनको ये इस बात की डर सताता रहता है कि ससुराली जन कितना दहेज मांगेंगे, उसकी पूर्ति कैसे होगी, कहाँ से लाएंगे, ये सारी की सारी बातें। तो दहेज के रूप में ये भी एक सामाजिक दुर्व्यवहार है महिलाओं के साथ। विवाह के समय पिता की ओर से, परिवारजनों की ओर से एक वस्तु की तरह, जैसे एक वस्तु को बेचा जाता है, इस प्रकार से एक वस्तु की तरह उसके भाव निर्धारित किए जाते हैं और उसको वस्तु की तरह विवाह के समय पेश किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, उसकी शिक्षा को छोटी उम्र में ही छुड़ा लिया जाता है और ये माना जाता है कि जो पैसा, जो रकम हम इसकी शिक्षा पर खर्च करेंगे, क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए उस पैसे से। तो उस पैसे को बचा लिया जाता है और उसकी शिक्षा पर खर्च नहीं किया जाता, उसकी शिक्षा छुड़ा ली जाती है। जबकि वो पढ़ने में अपने भाई से होशियार है, पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसको समाज के द्वारा उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। पर्दा प्रथा ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है और उस चुनौती को लेकर वो आजीवन चलती रहती है। उनको पर्दा करना पड़ता है अपने ससुर से, उनको पर्दा करना पड़ता है अपने जेठ से, उसको पर्दा करना पड़ता है अपने परिवारजनों से, और इस प्रकार से उसके लिए जो ये पर्दा प्रथा बना रखी है, उस पर्दा प्रथा के वशीभूत वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाती, मनोशारीरिक विकास रुक जाता है और वो अपना सामाजिक विकास नहीं कर पाती, राजनीतिक विकास नहीं कर पाती, शैक्षिक विकास नहीं कर पाती, स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पर्दे में रखने के लिए कहा गया, पर्दे में रहने के लिए कहा गया। आजीवन अत्याचार सहने की और चुप चुप रहने की उसको शिक्षा प्रदान की जाती है कि उसकी ज़िंदगी में बस यही है कि उसको ज़िंदगी भर दुख उठाने हैं, अत्याचार सहने हैं। पति चाहे जुआरी शराबी हो, उसको एक ही शिक्षा दी जाती है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो उसको चुप रहने की शिक्षा, आजीवन अत्याचार सहने की चुप शिक्षा, ये घर से, परिवार से दी जाती है। विचार की अभिव्यक्ति की आज़ादी आज तक ना दी है और ना मैं समझता हूँ हमारा समाज नहीं दे पाएगा। उनको अपने विचार, अपने जज्बात, अपने ख़यालात रखने का कोई अधिकार हमारे समाज के द्वारा नहीं दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के साथ ये सामाजिक अत्याचार है कि उनको अपने विचार, अपने जज्बात, अपने ख़यालात वो समाज के सामने, परिवार के सामने नहीं रख सकती। उनको ये अधिकार नहीं दिया गया। अगर वो अपने विचार रख भी देती हैं तो उनको परिवारजन और समाज के लोग हे मानते हैं, हीन दृष्टि से देखा जाता है और ऐसी महिला के लिए समाज में सम्मान नहीं मिलता। जो महिलाएं अपने विचार रख देती हैं, अपने उद्गार
अपने ख़यालात, अपने जज्बात वो रखना चाहती हैं, और वो जब अपने विचार रख देती हैं तो ऐसी महिलाओं को समाज सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। खान पान और रहन सहन से आप देखते हैं भेदभाव की जब बात चली तो उनके रंग रूप को लेकर टीका टिप्पणियाँ, उनके खान पान को लेकर टीका टिप्पणियाँ, घर में पुत्र का जन्म हुआ है जश्न मनाया जाएगा, और घर में पुत्री ने जन्म ले लिया है तो मातम छा जाएगा। क्या जो मैं ये आपसे बातचीत कर रहा हूँ ये दंत कथाएं हैं? नहीं प्रशिक्षणार्थियों, ये सत्य कथाएं हैं, और ऐसा हमारे समाज में चल रहा है, हो रहा है, और हमारे समाज के लोग महिलाओं के संग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपसे अभी बात कर रहा था महिलाओं के खान पान को लेकर। प्रशिक्षणार्थियों, उनके खान पान में कटौती कर ली जाती है। महिलाओं को जब समाज ने दोयम दर्जा दे रखा है तो उस दोयम दर्जे के अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों के बाद में भोजन करने की अनुमति मिलती है। उनको ये आचरण सिखाया जाता है कि पहले घर के परिवार के लोग भोजन करेंगे, मर्द भोजन करेंगे, पुरुष भोजन करेंगे, उसके बाद भोजन करेंगी महिलाएं। उनके खान पान में और लड़के के खान पान में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। जो लोग पहले भोजन करते हैं, वो मर्द पहले जो भोजन कर लेते हैं, वो अच्छे पकवानों को, अच्छी सामग्री को हड़प कर जाते हैं। यानी कि परिवार में आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो या ना हो, हालात ऐसे बन जाते हैं, अगर अच्छे व्यंजन हैं तो पहले जब पुरुष बिठाए जाएंगे प्रथम पंक्ति में तो वो अच्छे व्यंजनों को खाकर साफ कर देते हैं, और बचा कुचा है वो महिलाओं को दे दिया जाता है। तो उनके खान पान में, उनके रहन सहन में, अपने भाई के पुराने वस्त्रों को, अपनी बड़ी बहन के पुराने वस्त्रों को, और या अपने परिवारजन के अन्य लोगों के वस्त्रों को पहनने के लिए दे दिए जाते। उनके खान पान में कटौती, उनके रहन सहन में कटौती, उनके वस्त्र आदि में कटौती, उनकी शिक्षा में कटौती, उनके लिए कटौती ही कटौती एक उनके जीवन की एक अभिशाप के रूप में देखी जा सकती है। प्रशिक्षणार्थियों, खेलकूद से वंचित कर लिया जाता है और घरेलू कार्यों को करने के लिए उनको शिक्षा दी जाती है कि वो घर से बाहर ना निकलें और घर में ही कार्य करें और खेल कूद करने ना जाएं, और उनको खेल कूद से भी वंचित कर लिया जाता है। तो ये महिलाओं के संग होने वाला सामाजिक दुर्व्यवहार है। तलाकशुदा कोई महिला है घर में, परिवार में, तो उसको समाज के लोग हे दृष्टि से देखते हैं कि ये अपने पति के संग नहीं निभा पाई, ऐसी महिला को सम्मान नहीं दिया जाता। विवाह की बाध्यता की जाती है। कोई महिला अगर विवाह करना नहीं चाहती, कोई बालिका अगर विवाह करना नहीं चाहती है, फिर भी उसका विवाह कर दिया जाता है। तो विवाह करने की बाध्यता का होना भी सामाजिक दुर्व्यवहार है महिलाओं के साथ। विधवा का विवाह नहीं किया जाता, चाहे उसकी उम्र कम हो, फिर भी विधवाओं का विवाह नहीं किया जाता। अगर कोई पुरुष की पत्नी मर गई है और वो विधुर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उसको उसके विवाह की तैयारियां की जाती हैं और उस पुरुष का पुनर्विवाह कर दिया जाता है। तो प्रशिक्षणार्थियों, क्या ये महिलाओं के संग होने वाला सामाजिक दुर्व्यवहार नहीं है कि उनको कम उम्र होने पर भी विवाह नहीं किया गया, जबकि ये पुरुष बूढ़ा हो चुका है और फिर भी उसका विवाह किया जा रहा है? मेरी बात समझ सकते हैं? वो बालिका छोटी उम्र में जिसका बाल विवाह हो गया था, वो विधवा हो गई, और ये बूढ़ी उम्र का पुरुष अब इसके पैर कब्र में लटकने वाले हैं
और इस कब्र में लटकने वाले पैर वाले इस बुजुर्ग का विवाह कर दिया जाता है। क्या आपको ये दंत कथाएं लगती हैं? नहीं प्रशिक्षणार्थियों, ये सत्य कथाएं हैं। प्रशिक्षणार्थियों, आगे की चर्चा है कि उस को पुनर्विवाह, विधवा को विवाह करने की अनुमति का ना होना। प्रशिक्षणार्थियों, अगला स्टेप है अपना, जो महिलाएं पीड़ित हैं और जिनके साथ में वो दुर्व्यवहार हो चुका है। प्रशिक्षणार्थियों, बात चल रही थी कि अगर कोई महिला पीड़ित हो गई है दुर्व्यवहार का, पुरुष के अत्याचारों का, यौन उत्पीड़न का, यौन अत्याचार का, या मान लीजिए उसका कोई भी घटना, उसका अपहरण हुआ हो या बलात्कार हुआ हो, कोई भी दुर्व्यवहार जो उसके साथ समाज में हो चुका है, उस पीड़ित या शिकार महिला की आप देखिए हमारे समाज के द्वारा ऐसी बदनीयती का शिकार होती है कि पुरुष समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे जान पहचान वाला हो या अजनबी हो, उसको सभी की बदनीयतियों का शिकार होना पड़ता है। जो एक बार शिकार हो चुकी थी उसको समाज की बदनीयती का शिकार होना पड़ता है। उसके साथ जो पहले दुर्व्यवहार हो चुका है, उसके बावजूद हमारे समाज के अन्य लोग उस पीड़ित का और शोषण करना चाहते हैं। तो ये महिला के संग होने वाला एक सामाजिक दुर्व्यवहार है कि जिसके संग में घटना पहले घटित हो चुकी, उसी घटना को दोबारा लोग अंजाम देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो शिकारग्रस्त होने के बाद भी लोगों की बदनीयती का शिकार होती चली जाती है। आपने ज्योतिबा फूले की एक छात्रा थी, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, फिर उसके बाद दोबारा दुर्व्यवहार हुआ। तो ये इस प्रकार से ढेर सारे उदाहरण आपको समाज में देखने को मिल जाएंगे कि जिनके एक बार पीड़ित हो चुकी हैं, उनको समाज के ऐसे तत्वों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा दोबारा से पीड़ित किया जाता है। अत्याचार, उन पर पुनः अत्याचार किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, उनको आने जाने की छूट ना देना, निर्णय लेने की छूट का ना होना, वो ना कोई अपनी शिक्षा का निर्णय ले सकती हैं, ना कोई अपने रोजगार का निर्णय ले सकती हैं, ना वो अपने विवाह का निर्णय ले सकती हैं, ना सामाजिक रीति रिवाजों में, ना अपने परिवारीजनों में, ना अपने पुत्र पुत्री के विवाह की रस्म अदा को करने के लिए, उनके कैरियर को चुनने के लिए उसको निर्णयों की कोई आज़ादी नहीं है। उसको जजमेंट लेने, डिसीजन मेकिंग उसकी कमज़ोर मानी जाती है, उसकी निर्णय क्षमता कमज़ोर है, ऐसा मानता है समाज। तो मैं समझता हूँ उसको निर्णय लेने की छूट ना देना, ये भी एक सामाजिक दुर्व्यवहार है। महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता ना प्रदान करना, ये भी एक सामाजिक दुर्व्यवहार है। पुत्र जन्म का उसके ऊपर दबाव डालना, महिलाओं के लिए अगर पुत्रियां पैदा हो रही हैं तो ये दबाव डाला जाता है कि इस बार अगर पुत्र नहीं हुआ तो आप घर छोड़ जाना, मैं आपको तलाक दे दूंगा, मैं आपको घर से निकाल दूंगा। इस प्रकार से उसको दबाव बनाया जाता है कि पुत्र को ही जन्म दे। परिवारीजनों के जितने भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों को निभाने के लिए, उन जो भी रिश्ते बनते हैं परिवारीजनों से समाज के, उन सामाजिक रिश्तों को, पारिवारिक रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी अकेली और अकेली महिलाओं के ऊपर डाल दी जाती है। महिलाएं रिश्ते निभाती हैं, उनको आगे चलाती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाती हैं। ये सारा हस्तांतरण करने का काम महिलाओं का ही है। प्रशिक्षणार्थियों, एक तरफ तो आपने महिलाओं को
भोग विलास की वस्तु, मनोरंजन का साधन, उनको पर्दा प्रथा में रखना, ऐसा बना रखा है। दूसरी तरफ आप जिम्मेदारी दे रहे हो कि जो भी रिश्ते हैं पारिवारिक सामाजिक उनको निभाइए आप। ये महिलाओं के संग होने वाली सामाजिक दुर्व्यवहार की एक दशा है। प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपके सामने जो महिलाओं के साथ में होने वाले दुर्व्यवहार हैं उनकी पहचान के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग यहाँ किया है। मैं समझता हूँ मेरे एक एक शब्द से आपको ये समस्त बातें जिनसे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ आपके समझ में आ रही होंगी। अब है बात प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के संग होने वाले इस सामाजिक दुर्व्यवहार को समाप्त कैसे करें। इसको समाप्त करने के लिए हमारे पास कुछ हथियारों का होना आवश्यक है जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के लिए उस सामाजिक दुर्व्यवहार को समाप्त करने हेतु कुछ सुझाव हैं। तो सबसे पहला है कि हमारे इस पुरुष समाज की सोच बदलनी होगी। जो वर्षों से समाज पुरुष प्रधानता लिए हुए है उस पर पुरुषों का परचम जो लहरा रहा है, उस पुरुष प्रधानता की सोच को बदलना होगा। पुरुषों को खुद को श्रेष्ठ और महिलाओं को हीन समझना, पुरुष समाज के द्वारा महिलाओं से भेदभाव करना, पुरुषों के द्वारा महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझना। तो जब तक ये सोच रहेगी कि पुरुष पुत्र वंश चलाने वाला, स्वर्ग में ले जाने वाला, लड़कियों को पढ़ाने से क्या लाभ, वो पढ़ लिख जाएंगी तो ससुराल चली जाएंगी, इसलिए पुत्र को पढ़ाया जाए। और जब तक ये सोच कि लड़के होने से लाभ हो रहा है, जब तक ये सोच कि लड़की होने से हानि हो रही है, तब तक हम महिलाओं के संग सामाजिक दुर्व्यवहार को नहीं रोक सकते। हमको रोकने के लिए पुरुष के दृष्टिकोण में, समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। जब हम समाज के दृष्टिकोण में बदलाव ले आएंगे, मैं समझता हूँ हम महिलाओं के संग होने वाले सामाजिक दुर्व्यवहार को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे बुजुर्ग, हमारे प्रौढ़ ये महिलाओं को कहीं आने जाने में, उनकी शिक्षा को छुड़वाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जिसने शिक्षा हासिल नहीं की वो शिक्षा के महत्व को क्या जाने। कुछ लोग कहते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ये अदरक रूपी शिक्षा को इन बंदर रूपी प्राणों को जरूर पढ़ाया जाए। जिन्होंने उस शिक्षा रूपी अदरक का स्वाद नहीं लिया वो शिक्षा के महत्व को क्या समझेंगे। तो उसी प्रकार से वो बंदर नहीं जानता कि अदरक कैसी होती है और अदरक का क्या रोल है, उसके कौन कौन से गुण हैं, वो पेट भी साफ करती है और खून को पतला भी करती है, ये बंदर नहीं जानता। जब इन बुजुर्गों को, ये प्रौढ़ों को इस बात का पता चल जाएगा कि उनकी बेटियां पढ़ लिख जाएंगी तो वो पुरुषों के समान बल्कि पुरुषों से अधिक लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगी समाज के लिए। तो सबसे पहले है कि शिक्षा प्रदान की जाए, इन बुजुर्गों को प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि साक्षर समाज हो, शिक्षित समाज हो और वो महिलाओं को शिक्षा से वंचित न करे। जन सामान्य की शिक्षा का होना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक जन सामान्य की शिक्षा नहीं होगी, स्त्री पुरुष की शिक्षा नहीं होगी, तब तक हम महिलाओं के संग होने वाले सामाजिक दुर्व्यवहार को नहीं रोक सकते। सामाजिक कार्यों में महिलाओं को समान रूप से भागीदारी दी जाए। जैसे पुरुष को भागीदारी दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं को भी इस जन सामान्य के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में समान रूप से भागीदारी प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा
सामाजिक दुर्व्यवहार को रोकने में बहुत बड़ा हथियार है और शिक्षा के द्वारा ही हम सामाजिक दुर्व्यवहार को रोक सकते हैं। इसलिए बालिकाओं को उनकी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। दहेज निषेध, ऐसी प्रथा लगाई जाए जो दहेज प्रथा का अंत कर दे। और वो प्रथा है कि बेटे वाले दहेज ना लें और बेटी वाले ये कसम खाएं कि हम दहेज नहीं देंगे। किसी को विवाह करना है तो कर और नहीं करना है तो मत कर, क्योंकि वैसे भी समाज में वर्तमान समय में लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले में कम है। देश के आंकड़े 940 के हैं, 943 के हैं, मैं समझता हूँ 950 के भी हों तो 50 के भी कम पड़ेंगे। अगर 2021 की जनगणना होगी तो हो सकता है बढ़ गई हो। सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं, 1994 का एक्ट भी है कि वो गर्भ में निर्धारण नहीं करने देगा। लिंग के परीक्षण के लिए अधिनियम भी बन चुका है और उसके बावजूद भी जांच हो ही जाती है और महिलाओं की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। तो प्रशिक्षणार्थियों, अगर बेटी वाले ये कसम खा लें, बेटी वाले ये अहद कर लें और वो ये सौगंध खा लें कि हम सौगंध खाकर कहते हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे, जब तक कोई हमसे दहेज मांगता रहेगा हम विवाह नहीं करेंगे, कोई दहेज ना मांगने वाला हो हम विवाह कर देंगे। तो दहेज ना लेने की और ना दहेज देने की, जब तक आप इस बात को पूरा नहीं करोगे, कसम नहीं खाओगे, तब तक समाज में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा। प्रशिक्षणार्थियों, दहेज ना लेना और ना दहेज देना, इस बात पर प्रतिबद्ध रहना है, तब तो हम समाज में महिलाओं के संग सामाजिक दुर्व्यवहार को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, शोषित की मदद, खासतौर से महिलाएं, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, क्या एक महिला अगर शिकार हो गई है तो फिर उसको बदनीयती का शिकार दोबारा किया जाता है, तिबारा किया जाता है, बार बार किया जाता है। इस प्रकार समाज उस शोषित महिला को, पीड़ित महिला को, दुखी महिला को और दुखी करता है, उसकी मदद नहीं करता। जब तक हम उन पीड़ितों की, शिकार महिलाओं की जो बदनीयती का शिकार होती हैं, उन्हें उनके साथ में वो दुराचार होता है, तो उसको रोकने के लिए हमको महिलाओं की मदद करनी होगी। जिनके साथ शोषण हुआ है उनको सहायता पहुंचानी पड़ेगी, चाहे आर्थिक हो या शैक्षिक हो या मानसिक हो। उनको संवेगात्मक रूप से हर प्रकार से उनको समझाना है और हर तरीके से उनकी मदद करनी होगी। महिला के गौरवमय इतिहास की गाथाओं को लोगों को सुनाया जाए, पढ़ाया जाए, समझाया जाए कि महिलाओं का भी एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, चाहे वो प्राचीन काल में हो या मध्यकालीन इतिहास में हो या ब्रिटिश कालीन इतिहास में हो या आधुनिक भारत में हो। उनकी समस्त कालों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हर युग में उनका एक गौरवमयी इतिहास रहा है। चाहे आप वहाँ से मैत्रेयी और उनको गिनाएं, आप गार्गी, मैत्रेयी, इन महिलाओं के नाम प्राचीन काल में ले सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास में आप रजिया बेगम और ऐसी दूसरी महिलाओं को, और ब्रिटिश कालीन भारत में झांसी की रानी, अब आज़ाद भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम, और देश की तमाम विदुषी महिलाओं के नाम जोड़े जा सकते हैं जिनसे इतिहास भरा पड़ा है, उनका गौरवमय इतिहास रहा है। उस इतिहास से उन महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी और समाज में पुरुष के द्वारा भी महिलाओं को आदर और सम्मान मिलेगा। तो महिलाओं का जो गौरवमय इतिहास रहा है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है इस क्षेत्र में। सिनेमा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ऐसे सिनेमा, ऐसी फिल्में बनाई जाएं जिनमें महिलाओं के लिए पुरुषों के समान कार्य करते हुए बताया गया हो और महिलाओं की भूमिका पुरुषों के कार्यों को करने की हो और पुरुषों की भूमिका महिलाओं के कार्यों को करने की हो। इससे हम समानता का भाव ला सकते हैं। तो ऐसी फिल्में, ऐसे सिनेमा आदि का योगदान लिया जा सकता है
उनका सहारा लिया जा सकता है कि वो ऐसी फिल्मों का निर्माण करें जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष, पुरुषों के समान खड़ा हुआ बताया गया हो। समानता और स्वतंत्रता के अधिकार जो हमारे संविधान ने उनको दिए हैं वो उनको मिलने चाहिए। हमारे देश की महिलाओं को अभी तक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार पुरुष समाज के द्वारा नहीं प्रदान किए गए। प्रशिक्षणार्थियों वो पीढ़ियों से इन कष्टों को उठा रही हैं कि वो पुरुष के समान कब खड़ी होंगी। उनको बाहर जाने की, आने जाने की मनाही, उनको विचार अभिव्यक्ति की मनाही, जबकि कानून उनको अवसरों की समानता भी देता है। संविधान हमारा उनको समानता और स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करता है। प्रशिक्षणार्थियों सीधा अधिकार है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। जब तक हम सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों, उन रूढ़ियों जो विधवाओं का विवाह नहीं करने देता, बाल विवाह कर देता है, सती प्रथा करता है, महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, दहेज मांगा जाता है, इन रूढ़ियों को, इन प्रथाओं को, इन परंपराओं को नहीं रोका गया, तब तक हम महिलाओं के संग सामाजिक दुर्व्यवहार को नहीं रोक सकते। तो सामाजिक रूढ़ियों को, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। विवेकपूर्ण निर्णय लेने की महिलाओं को आज़ादी देनी होगी। उनको छूट प्रदान की जाए कि कोई अच्छे निर्णय हैं तो वो स्वयं ले सकती हैं। प्रदर्शनी, संगोष्ठी और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। बालकों को पढ़ाते समय ऐसे विषयों का चयन किया जाए जिसमें प्रदर्शनी के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से महिलाओं के मुद्दों को सुलझाया जा सके। महिलाओं से संबंधित समस्त विषयों को सुलझाने के लिए वाद विवाद, संगोष्ठी और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन और कानून, पुलिस प्रशासन इसमें सतर्कता दिखाए, प्रतिबद्धता दिखाए और कानून महिलाओं की मदद करे। प्रशिक्षणार्थियों ये कानूनी मदद और पुलिस प्रशासन के द्वारा सहयोग का मिलना, ये महिलाओं के लिए होने वाले सामाजिक दुर्व्यवहार को रोकने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं समझता हूँ इन सामाजिक दुर्व्यवहारों को समाप्त करने के लिए जो आपको मैंने ये सुझाव बताए हैं, ये कि पुरुष के दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना, प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार प्रसार का अभियान चलाना, जन सामान्य की शिक्षा को लागू करना, सामाजिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी का होना, दहेज निषेध कि ना दहेज लेना है ना दहेज देना है, शोषित की मदद जरूर करनी है, पीड़ित है उसकी मदद करी जाए, चाहे मानसिक रूप से, सांवेगिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से उसकी मदद की जानी चाहिए। महिलाओं के गौरवपूर्ण इतिहास को बताया जाए, पढ़ाया जाए, समझाया जाए। सिनेमा आदि के माध्यम से भी हम सामाजिक दुर्व्यवहार को रोक सकते हैं और समानता और स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकारों को दिलवाकर हम सामाजिक दुर्व्यवहार को रोक सकते हैं। सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाकर, विवेकपूर्ण निर्णयों की महिलाओं को छूट देकर और प्रदर्शनी, संगोष्ठी और वाद विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन और कानून का सहारा लेकर महिलाओं के संग होने वाले सामाजिक दुर्व्यवहार को रोक सकते हैं। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ जो आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है, मैं समझता हूँ आपके समझ में ज़रूर आया होगा। प्रशिक्षणार्थियों, अगर आपको समझ में नहीं आता है पूछ लीजिएगा, आपके जो भी प्रश्न हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। मैं बस यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने विनम्रतापूर्वक मेरे पाठ को सुना। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।